नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान की। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग पर उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हत्याएं नहीं रुकेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा हत्याएं जो है वो नहीं रुकेंगी। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, जिसके लिए लोगों की जान अगर जा रही है तो वो भी उन्हें मंजूर है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हत्याएं जो है वो नहीं रुकेंगी। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला बोले हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की आए दिन घटनाएं सामने आ रही है वो फारूक अब्दुल्ला के हिसाब से जो हो रहा है सही हो रहा है और वो इंसाफ की परिभाषा में इसी को इंसाफ करार दे रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित बयान जो है वो सामने आया है। अब्दुल्ला बोले हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। तो टारगेट किलिंग पर अपने बयानों से एक सुर्खियों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ये बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। बंद नहीं होगा। तो सुना आपने कि साफ साफ वो कहते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर धारा 370 का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद है। अब कश्मीर में 370 नहीं है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उल्टा सवाल ये पूछा जा रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला जो कि साफ साफ ये कहते नजर आए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर बवाल जो है वो अब हो सकता था लेकिन होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको हम बता दें अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब फारूक अब्दुल्ला से दरअसल जब जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग को लेकर सवाल उनसे पूछा गया था फारूक अब्दुल्ला से, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता ऋषभ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। तिवारी जी, आखिर कौन से इंसाफ की बात यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। देखिए, सीधे तौर पे फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का बयान अपने आप में उनकी बेचैनी को दर्शाता है। जिस तरह पूरे देश ने इतिहास देखा है कश्मीर को किस तरह कश्मीर का दर्द रहने पे मजबूर किया गया था, वो आज सबने जग जाहिर है। हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय ही नारा दिया था कि इस देश में दो निशान, दो प्रधान, दो ध्वज नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय विरोध किसी ने किया तो इन जैसे नेताओं ने ही विरोध किया था। और इनकी बेचैनी इसलिए है क्योंकि इनकी राजनीति जमीन वहां से खिसक चुकी है। जनता जागरूक है। ये जो बौखलाहट, ये जो गतिविधि हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक अंतिम चरण की ओर है और धीरे धीरे ये समाप्त होना तय है। क्योंकि जिस रूप से 370 हटने के बाद, जिस रूप से तो वहां पे 370 के पास जिस तरह भारत सरकार वहां पे एक्टिवेट हुई है, वो कहीं ना कहीं वहां वातावरण शांतिपूर्वक करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ नेताओं की बेचैनी इसलिए है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो आज कहते नजर आए, ऋषभ तिवारी, फारूक अब्दुल्ला जो आज कहते नजर आए, जिस धारा 370 का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने भी उसी धारा 370 का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद है और कश्मीर में 370 अब है नहीं, लेकिन आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या वो इसी बात को, इसी को इंसाफ कह रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं तुरंत डिबेट में बैठा हूं, लेकिन मैं एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। जो पहले का आंकड़ा था 370 से पहले 145 टेरर किलिंग हुई थी और अब 64 हुई है। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको देख के बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि डिबेट के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है तो ये आंकड़ा है, तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और ये हम नहीं कर सकते। मैं क्योंकि तैयारी के साथ बैठी हूँ, कुछ आंकड़े मेरे पास है, अगर आप थोड़ा सा समय दे तो मैं आपको सुना देती हूँ। दरअसल
25 मई 2022 की अगर हम बात करें, ये वो तमाम है जो घाटी में अभी तक हत्याएं हुई हैं यहाँ पर। 2022 में ही की मैं बात कर रही हूँ। 25 मई कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमीरा भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 24 मई 2022 को आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। 17 मई 2022 बारामूला में आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका था और इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई थी सर। हादसे में 3 लोग और जख्मी हुए थे। इसके बाद 12 मई 2022 कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बडगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसके अलावा 12 मई 2022 को ही पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 मई 2022 की अगर मैं बात करूं तो शोपिया में आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई, एक जवान समेत 2 घायल हो गए। 2 मार्च 2022 की बात करें तो आतंकियों ने कुलगाम में संधू में पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो घाटी में लगातार हत्याएं हो रही हैं। नहीं लगता आपको कि जब ऐसी लीडर बैठकर और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देंगे, इन हत्याओं पर खुश होंगे और ये कहेंगे कि हाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जो जिम्मेदारान हैं वहां के, यही बढ़ावा नहीं दे रहे उन चीजों को। ऋषभ तिवारी, आगे मेरी स्क्रीन नहीं है, मैं सब पे जवाब दे रहा हूं। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा बात कर रही हूँ। जी निदा जी, हाँ। मैं आपको बखूबी जानता हूँ, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और अपने काफी अनुभव गेन किया है अपने पत्रकारिता जीवन में। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आंकड़े दिया आपके पास था, मैं क्योंकि अभी कहीं से डायरेक्ट बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक आंकड़े तो आपने दे दिए जो ये हत्या हुई है, लेकिन शायद वो आंकड़े देना आप भूल गए कि जो पहले की संख्या में हत्या होती थी वो डिक्रीज हुई है। पहली बार ऐसा हुआ। आप मेरी बात नहीं समझे ऋषभ जी, आप मेरी बात नहीं समझे। आंकड़े देने का मतलब ये था कि ये लोग जो हैं, ये लोग वहां बैठे हैं, यही लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि ये खुश हो रहे हैं। हाँ निदा जी, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। जी प्लीज कंप्लीट। हाँ कंप्लीट कीजिए। 370 हटने के बाद उस कश्मीर में एक अमन का माहौल भी आया जो पहले नहीं आता था। ये वही लाल चौक है जहां लोग जाने के लिए डरते थे, पर आज खुले तौर पे हमने देखा किस कदर, चाहे दशहरा हो, चाहे पहले का 15 अगस्त हो, खुले तौर पे चाहे कोई भी समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सबने खुले तौर पे जश्न मनाया। तो ये पहले बार देखने को मिल रहा है। पहली बार वहां पे यूनिवर्सिटी एक्टिवली काम कर रही है, पहली बार वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ रहे हैं, पहली बार रियल एस्टेट के लिए स्कोप दिख रहा है, पहली बार ज्यादा टूरिज्म इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो हमें इस फैक्टर पर निदाजी देखने की आवश्यकता है। आप बताएं, संख्यक महिला है, जागरूक महिला है, आपका दिल जानता होगा कि किस कदर पहले कश्मीर में लोग सहमे रहते थे, लेकिन चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, आज सब कश्मीर को खुली बाहों से स्वागत करते हैं। ये जो घटनाएं घट रही है, ये वो घटनाएं हैं जो बरसात में जब सांप के बिल में पानी घुस जाता है तो वो सांप जब बाहर निकल के छटपटाता है, तो ये वही छटपटाहट है। चिंता मत कीजिए, वो सांप नहीं बचेगा और उस सांप को पालने वाले सपोले भी नहीं बचेंगे, और वो जो नागिन नाच नचवाते थे वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आज का भारत है मजबूत भारत है, मजबूती से आतंकवाद पे जवाब देने वाला भारत। लेकिन अगर कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ अगर कोई ऐसे बोलता है तो सीधा सीधा समर्थन नजर आ रहा है। साफ साफ कह रहे हैं कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये हत्याएं नहीं रुकेंगी, तो इनके खिलाफ भी तो कोई ना कोई ऋषभ तिवारी जी एक्शन होना चाहिए। ये लोग सीधा सीधा भड़काने का काम कर रहे हैं उस चीज को, वहां के लोगों को। आप हत्याओं को कोई सही कैसे करार दे सकता है? किसी की जान जा रही है, उसे हम जायज कैसे ठहरा सकते हैं? तो नहीं लगता कि इन नेताओं के खिलाफ भी कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए? बिल्कुल निदा जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। किसी का जान जाने पे कोई समर्थन करा तो ये इनका चरित्र दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला जी हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, इन लोगों को अगर नजरबंद की बात वहां की गवर्नमेंट करती है, कोई बीजेपी की प्लान्ड हुए पॉलिटिक्स वो नहीं है, लेकिन वहां की प्रशासन स्थिति को देखते हुए अगर इन्हें नजरबंद करती है तो ये हिटलर शाही की बात करते हैं, ये दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन अमन शांति के लिए वहां का प्रशासन के द्वारा उठाया गया कदम को ये समर्थन नहीं करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देश में हिटलर ही आ गया। तो आखिर इनके दोहरे चरित्र को देश की जनता देख रही है, समझ रही है। मैं कुछ दिन पहले ही हमारे एक वरिष्ठ नेता वहां विजिट करके आए थे कश्मीर में। आप विश्वास नहीं करेंगी, जो एक इंसान एक बॉडीगार्ड को लेके नहीं चलता था, सॉरी मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो एक इंसान वहां काफी बॉडीगार्ड को लेके चलता था, आज उनके पास मात्र 4 पीएसओ है। तो ये माहौल बदलने का काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है वहां की जनता सपोर्ट करेगी, हमारा साथ देगी, और हम मिलकर कश्मीर को जन्नत बनाएंगे। वो जन्नत था, जन्नत है और जन्नत रहेगा। कुछ लोगों ने खून का जन्नत बनाने का काम किया था, वो अब कतई नहीं दिखेगा।
ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं समझ जाऊंगी ऋषभ तिवारी जी, जिस तरीके से साफ साफ कहते नजर आए कि टारगेट किलिंग जो है इंसाफ न मिलने तक बंद नहीं होगी। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जब 370 थी वहां पर तो क्या तब तक कश्मीरी पंडितों को टारगेट नहीं किया गया? अब हट गई है तो इस बात से भी तकलीफ है कि क्यों हट गई है। अगर आप वहां पर शांति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कश्मीर अच्छा हो, बेहतर करे, तो ऐसे में अगर सरकार कुछ बेहतरी के लिए कदम उठा रही है तो तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अच्छा हो रहा है उसका स्वागत करना चाहिए आगे। लेकिन अगर आप लोगों को भी, मैं मतलब बीजेपी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर इन नेताओं को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा, सर मेरा बस कहना इतना है कि कश्मीर में जो शांति हम सब चाहते हैं वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि वहां के जो लोग अपने आप को हुक्मरान बताते हैं, जो लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, सर वही लोग आज अगर वहां के किसी भी नागरिक की जान जाती है, अगर एक की भी जाती है तो हमारे लिए कीमती है। लेकिन अगर ये लोग ऐसे खुश होते हैं और कहते हैं कि तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तो किसके इंसाफ की बात हो रही है वहां पर? जो आतंकी वहां पर लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार लोगों को मार रहे हैं, क्या उनके इंसाफ की बात कर रहे हैं? इनसे पूछा नहीं जाए कि कौन से इंसाफ की बात आप कर रहे हो, किसको इंसाफ दिलाना चाहते हो? ये कौन पूछेगा? इन लोगों की जुबान कौन बंद करेगा? निदा जी, आज मुझे बहुत ही प्रशंसा, मैं अंदर से खुश हूं कि एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपने बहुत ही सेंसिटिव विषय को उठाया, मजबूती से आपने प्रश्न करने का काम किया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल एंकरिंग की ओर चलते हैं, लेकिन आपने बेहतरीन न्यूट्रल पत्रकारिता दिखाते हुए सवाल किया है। मैं आपके सब बातों से सहमत हूं कि इन जैसे नेताओं पे बाकायदा पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल इन जैसे नेताओं से सवाल होनी चाहिए। तो कृपया करके मुझे कंप्लीट करने दे। दिक्कत क्या है निदा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये पाबंदियां लगती हैं, जब कार्रवाई होती है, तो कुछ अवार्ड वापसी गैंग उसी समय तैयार होते हैं। कुछ लोग रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं जो अफजल गुरु के लिए खुलवाना चाहते थे। तो देश में इस तरह के लोगों को भी जवाब दिया जा रहा है। मैं आपसे फिर कहूंगा, विश्वास रखिए, ये आज का भारत है, जवाब देने वाला भारत है, और जवाब मिलेगा। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे ऋषभ तिवारी हो, चाहे निदा अहमद हो, कोई भी गलत करेगा, जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और एक चीज और, यहाँ पर एक चीज नहीं लग रहा कि जिस तरीके से 1990 के दशक से आतंकवाद ने सिर उठाया है, अब उसका खामियाजा यहाँ के हिंदू मुसलमान जो है वो भुगत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि वहाँ की आवाम को भड़काने की कोशिश, इसे डाइवर्ट करने की कोशिश हम इसे कहेंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान अब सबकी फिक्र हो रही है फारूक अब्दुल्ला साहब को, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर उन लोगों के हौसले बुलंद कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में हमेशा अशांति रहे, शांति का माहौल चाहते नहीं है। अगर ऐसे बयान देंगे तो उन्के तो मंसूबे और ज्यादा वो उन्हें कामयाब करेंगे अपने नापाक मंसूबों को। लेकिन निदा जी, मैं एक छोटे से एग्जांपल के तहत वहां के सेंसिटिव इशू को सामने लाना चाहता हूं। एक कश्मीर के घाटी लड़का है आमिर। मैं झारखंड के मिहिजा में एक मंथन सम्मेलन कराया था, जिसमें एजाज हुसैन जो वहां डीडीए इलेक्शन जीते हैं, जो हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मैं तभी झारखंड का प्रदेश संयोजक था। तो एक कार्यक्रम मैंने कराया था, तो उसमें उन्होंने एक आमिर लड़के का डिस्कस किया था कि वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था। जब वो बोला मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने जाऊंगा, तो फारूक अब्दुल्ला के कमेटी के लोग ने कहा कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, वो हमारे लोग नहीं है, हमारे जगह नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें इस्लाम के लिए लड़ना है। तो एक युवा जो अपने संगीत को आगे लेकर आना चाहता है, उसे गलत तरीके से मोनेटाइज करना। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, निदा अहमद एक बड़ा बाकायदा पढ़ी लिखी पत्रकार है, क्या उसको ऐसी शिक्षा तो नहीं दी गई? क्या उसे तो नहीं बोला कि क्या तुम इस्लाम के लिए पत्रकारिता नहीं करो? तो क्यों कश्मीर के युवा को मिसगाइड किया जा रहा था? आज वो मिसगाइड को हम खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अगर इस्लाम को मानने वाले युवा अगर जागेंगे तो उनकी गंदी राजनीति रुक जाएगी। तो ये राजनीति रोटी नहीं सीख रही है, इसका इन्हें तकलीफ है, और समय आने दीजिए, ये बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको जवाब वही की जनता देगी। सुख शांति चैन सबको अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहता दंगे हो, लेकिन इन लोगों की नीति और नीयत दोनों देश में देखा है, और इन्हें जवाब मिलेगा, और बखूबी जवाब मिलेगा। बिल्कुल जवाब देने की जरूरत भी है, क्योंकि सवाल ये है ना कि आखिर कह रहे हो आपको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि भाई इंसाफ किसे नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ तिवारी जी आपका न्यूज इंडिया पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।